अब ये जो है ना, ये वाला पैराग्राफ एकदम ढंग से पढ़ लिया होगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब इसमें दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी? इसमें लिख रखा था कि रिकॉम्बिनेंट फिर ट्रांसफॉर्मेंट, पूरा ये लिख दिया था और उसके बीच में गैप गैप छोड़ दिया था। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट लिखा था, यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेंट कर दिया था। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट विल लूज टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस ड्यू टू इंजर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। वहाँ ट्रांसफॉर्मेंट लिखा था, यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट, ध्यान रखियो। वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट जगह रिकॉम्बिनेंट लिख दिया था। तो ये पूरा रट लियो, रट्टा मार लियो, ठीक है ना। जबकि जो रिकॉम्बिनेंट्स होता है, जिसको हम देखते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट जो हमें चाहिए वो ग्रो करता है सिर्फ एम्प्लीसिन में, बट नॉट ऑन मीडियम टेट्रासाइक्लिन। जो हमें चाहिए होता है ना, वो एक में मरता है, एक में जिंदा होता है, पता है ना। जो हमें चाहिए होता है रिकॉम्बिनेंट, वो एक में जिंदा रहता है, एक में मरता है। वही लिखा हुआ है, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है वो ग्रो ऑन बोथ मीडियम एंटीबायोटिक्स। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, वो दोनों में ग्रो करता है, ठीक है ना। और हाँ, ये क्या होता है, आर क्या होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। आर क्या होता है, ये आर एक साइट होती है, ये क्या करती है, प्रोटीन की कोडिंग रेप्लिकेशन करती है। किसी करती है, प्रोटीन की रेप्लिकेशन करती है। एलडीएस पूछ लेगा, ये सीधे प्रोटीन के बारे में पूछेगा बस, तो याद रखियो आर इस प्रोटीन, बस, ठीक है ना। फिर बाम एच वन का BST से याद रख लिया हमने, ऐप से याद रख लिया हमने, ऐसे याद रखा है ऐप में इकोनॉमिक्स क्लास हिंदुस्तान 3 और BST, ठीक है। तो ऐप से हमने इकोनॉमिक्स क्लास, एयरप्लेन में बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स क्लास से हिंदुस्तान 3 गए, इकोनॉमिक्स क्लास से हिंदुस्तान 3 गए भाई सलमान खान से मिलने, भाई 1 से सलमान खान से मिलने, ठीक है ना। तो या तो ऐसे रख ले, बेमिसाल से याद रख ले, या BST से याद रख ले, यहाँ ऐप से याद रख ले। यहाँ ऐप हो गया, यहाँ BST हो गया, या भाई सलमान हो गया, और यहाँ पे वो कौन सा ऊपर हो गया, इको R1 और इकोनॉमिक्स क्लास हिंदुस्तान 3 की, ठीक है। फिर एक हमने क्या करा है, हमने एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया है, इसका नाम है PBR32। और ये क्या है, PBR प्लाज्मिड है, बोलीवर रोड्रिगेज दोनों साइंटिस्ट है, और नंबर ऑफ आइसोलेशन का ये नंबर है, इनने बनाया है। ये कौन सा PBR32, ये किसी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो बनाया गया है। वैसे जनरली एक साइट होती है, पर आर्टिफिशियल बनाया तो इसमें 8 साइट है, ध्यान रखियो। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पे पूछेगा PBR32 में साल 1 पे कट किया तो क्या होगा। अगर साल 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है साल वन पे कट किया तो टेट्रार्जिन क्या हो जाएगी, इन एक्टिवेशन हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। तो वो क्या रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं रह पाएगा उसके लिए, ठीक है ना। तो टेटार इनएक्टिव हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेटार पे मर जाएगा, एम्प्लिसिन में जिंदा रहेगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है, अगर हिंद 3 पे कट करा तो क्या होगा। अगर हिंद 3 पे कट करा तो हिंद 3 तो किसी पे है ही नहीं, बस ये 2 ही हैं, एम्प्लिसिन, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो क्या होगा, दोनों में लाइव एम्प्लिसिन और टेटार में जिंदा रहेगा, दोनों में जिंदा रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस हो जाएगा उनका, रेजिस्टेंस टू एम्प्लिसिन एंड टेटार, ना कि ससेप्टिबल टू एम्प्लिसिन और टेटार। ससेप्टिबल नहीं होगा, जान रखिए, ससेप्टिबल नहीं होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये गलत है। अगर वो 3 पे काटते तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस रहेगा, उसके दोनों के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और बैक्टीरिया फाज का हाई नंबर होता है, कैसे बता दिया मैंने, सब देख लिया। अब मेरे लाइक लाना है। अधिक क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ क्यूबरसम प्रोसीजर। मतलब क्यूबरसम पोजीशन मतलब होता है टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि हमने टेटार में अभी जो पीछे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीत में करके देखा है कि हमने पहले हमने एम्प्लिसिन में डाला, फिर हमने टेट्रासाइक्लिन डाल के देखा, फिर उसमें करा, ऐसे करा। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, ऐसे बोलते हैं क्यूबरसम प्रोसीजर। और क्यूबरसम प्रोसीजर कौन सा है, एक्टिवेशन वाला। क्यूबरसम प्रोसीजर कौन सा है, एक्टिवेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला। और लीस्ट क्यूबरसम कौन सा हो जाएगा, फिर लैक्जेड जीन वाला जाएगा, क्योंकि क्यूबरसम उसमें लैक्जेड जीन में टाइम लगता, इसमें टाइम लगता है। तो क्यूबरसम पोजीशन बोलते हैं किसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले को। बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे AR बन सकता है, क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। डायरेक्ट ए आएगा AR में, ध्यान रखियो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ तक याद रख लियो फिर, ठीक है। फिर क्या बोलता है, देयर फॉर ऑल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर होता है, पता है मेरे को, लैक्जेड जीन वाला, हैव बीन डेवलप विद डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। मतलब लैक्जेड जीन की बात कर रहा है, जो हमने अनदर ऑल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर बनाया है लैक्जेड जीन, और जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर in presence of a chromogenic substrate. In thus a recombinant DNA is inserted with the कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज और एक ये देखिए, ये वाला साइन देख ले, ए के ऊपर ये लगा रखा है, मतलब ये मान के शायद सेम ही होगा, मैं सेम समझ रखा है। तो क्या जगह सेम जाएगा, ए के ऊपर डैश वाला और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या करता है ये, दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम विच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन।
दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम विच इज़ रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या हो जाता है इसके अंदर, क्या जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आता है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर इंसर्ट नहीं हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डू नॉट हैव इंसर्ट, तो क्या कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर देगा अगर इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर इंसर्ट हो जाएगा मतलब वो जीन इनएक्टिव हो जाएगी, तो जीन एक्टिव हो जाएगी तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, और कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो क्या जाएगा, ब्लू कलर दिखाएगा, सॉरी वाइट कलर दिखाएगा, और ब्लू कलर का दिखाएगा जब उसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी, मतलब वाइट कलर आएगा। दीज आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, वो कौन सी होगी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कौन सी होगी जिसमें कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जो हमें चाहिए होता है उसमें क्या होता है, कलर नहीं होता, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज में क्या होता है, कोई प्रोड्यूस कलर नहीं करती है, क्योंकि वही लिखा हुआ है डू नॉट हैव इंसर्ट, डू नॉट हैव इंसर्ट। ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द ठीक है ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। आज को डीप में समझते हैं। ये था देख क्या होता है, देखिए लेगजेड जीन है, लेगजेड जीन ये करती है, लेगजेड जीन तो प्रोड्यूस करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स, जो क्या करता है, जो कन्वर्ट कर देता है एक्स गैस सबस्ट्रेट वाइट को इनटू ब्लू कलर में। ठीक है ना। और ये पीयूसी करते हैं तो उसमें ध्यान रखना इतना। ठीक है ना। ब्लू कलर में कलर करता है। अब कॉलोनी में वाइट कलर का सबस्ट्रेट डालते हो और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट है तो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ब्लू कलर दिख रहा है मतलब एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, तो लेगजेड जीन खराब नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लू कलर तो वही बनाएगा ना, लेगजेड जीन बनाएगा, क्योंकि इसमें प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम। अगर रिकॉम्बिनेंट एंजाइम यूज़ करके लेगजेड जीन पर कट लगाते हैं और लेगजेड जीन खराब हो जाएगा, मीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वाइट कॉलोनी दिखेगा। तो मतलब क्या जाएगा, वाइट कॉलोनी दिखेगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, अगर ऐसे एंजाइम से कट लगाया तो वो क्या जाएगी, इंसर्शनल एक्टिवेशन आएगी, और एक्टिवेशन मतलब वो खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी तो वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी, मतलब वाइट कलर दिखाएगी। तो वही लिखा हुआ है वाइट कॉलोनी, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है, वाइट से ब्लू नहीं बन रहा है, तो मतलब अगर ये एंजाइम नहीं है तो लेगजेड जीन अपना काम नहीं कर रही है, क्योंकि लेगजेड जीन ही तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। तो लेगजेड जीन काम नहीं कर रही है, मतलब उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर चला गया है लेगजेड जीन के अंदर, तो वो क्या हो गया है, इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गई है। इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गई है तो वो क्या करेगी, वाइट कलर प्रोड्यूस करेगी। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट लेगजेड जीन में गया ही नहीं, लेगजेड जीन खराब नहीं हुई, वो वाइट से ब्लू नहीं बन रही है। और ये कौन काम करता है, लेगजेड जीन के अंदर एम्प्लिसिन काम करता है, जबकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में कौन काम करता था, उसमें दो चीज़ काम कर रही थी, एम्प्लिसिन भी और टेट्रासाइक्लिन भी, पर लेगजेड जीन में सिर्फ एक ही काम करती है, एम्प्लिसिलिन। ठीक है। और जो हमें चाहिए होती है ना वो वाइट कलर प्रोड्यूस करती है, और जो हमें नहीं चाहिए होती है, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होती है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है, और जो तो नॉन ट्रांसफॉर्मेट होती है वो तो कुछ करती ही नहीं है, वो तो डाई मर ही जाती है। पर जो चाहिए ना वो तो वाइट कलर प्रोड्यूस करती है, और जो नहीं चाहिए वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। हो गया, उसका डिटेल ही पढ़ लिया हमने। हाँ देख, लेगजेड जीन क्या होता है, एक लेगजेड जीन होती है, जैसे कि ये है ना, ऐसी यहाँ पे एक लेगजेड जीन लगी होती है PUC8 में। ठीक है। उस लेगजेड जीन के अंदर अगर तूने कट मारा तो तो उसमें जीन घुसा, और जीन घुसा तो लेगजेड जीन खराब हो गई, लेगजेड जीन खराब हो गई तो लेगजेड जीन खराब, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो ब्लू कलर नहीं आएगा, तो मतलब कौन सा कलर आएगा, नो कलर, मतलब वाइट आएगा। ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, मतलब अंदर घुस गया है, कट लगा के घुस गया है, कट लाइक घुस गया तो वो जाएगा जीन को ख़राब कर देगा, और जीन खराब जाएगी तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो वही लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट जो हमें चाहिए वो तो वाइट होता है, पर जो नहीं होता है वो ब्लू होता है, और ओनली इसके अंदर एम्प्लिसिन होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, एम्प्लिसिन टेटार दोनों है। ठीक है ना। खत्म, सट्टे का महाकर भी खत्म। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं हम, कॉम्पोनेंट होस्ट और वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर जो वेक्टर मेथड हैं, ये वाले वेक्टर वाले मेथड हैं, और ये क्या होते हैं, ये इन वीवो होते हैं, और ये वाले कौन से होते हैं, ये इन विट्रो होते हैं, और ये वेक्टर, ये कौन से हैं, ये वेक्टर वाले मेथड है, नहीं ये वेक्टरलेस मेथड है, और ये वेक्टर वाले मेथड है, ये वेक्टरलेस है, ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें टीमरफिशियम और रेट्रोवायरस आता है, इनमें ही लगता कुछ भी, तो ये वेक्टरलेस है, ये वेक्टर चाहिए होता है इनमें। देख क्या होता है, जो एक प्लांट होता है, सॉरी मैं बताता हूँ तेरे को, यू मे बी सरप्राइज टू, हटा इसको हट दे। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस होता है,
इतना ध्यान रखिए, बस वर्ड ध्यान रखिए जो जो दो ही रखे हैं, ठीक है ना। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस पैथोजन होता है सेवरल डाइकोट प्लांट्स के लिए, मोनोकोट के लिए नहीं होता है, डाइकोट प्लांट्स के लिए होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन पैथोजन एक होता है डाइकोट प्लांट्स के लिए। टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए विद एच टीएनए, जो उसके पास क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन के पास क्या होता है, टीडीएनए होता है। टीडीएनए की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर डीएनए। और ये टीडीएनए ये करता है, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल सेल को ट्यूमर के अंदर, मतलब जो प्लांट के अंदर जो नॉर्मल सेल होंगे ना उनको ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है। उसकी जो डाइकोट प्लांट के जो रूट होते हैं ना उसमें क्राउन गॉल डिजीज कर देता है। क्राउन गॉल हमें ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो उसमें जाते हैं ऐसे राउंड 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 गुच्छा सा बना देता है, तो पूरा ना ऐसे गुच्छा बन जाता है, तो क्या होता है वो ट्यूमर कॉज कर देता है, ठीक है ना। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। और ये जो फिर क्या होते हैं, ट्यूमर सेल से करते हैं प्रोड्यूस करते हैं केमिकल जो पैथोजन को चाहिए होते हैं, जो ट्यूमर को प्रोड्यूस करेंगे केमिकल, और उस जो पैथोजन को चाहिए होंगे, तो पैथोजन फिर कैंसर करते रहेंगे, वो केमिकल बनाते रहेंगे ट्यूमर सेल्स, वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही बोल रखा है इतने बारे में, प्लांट के बारे में, ठीक है। तो इन प्लांट टीआई प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड बताऊंगा अभी आगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम पैथोजेनिक होता है डाइकोट प्लांट के अंदर, जो डिलीवर करता है ट्रांसफर टीडीएनए को नॉर्मल सेल जो कन्वर्ट करता है ट्यूमर के अंदर, जो प्रोड्यूस करता है केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। फिर आता है ये तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस तो तेरा प्लांट के लिए हो गया, इतना ध्यान रखियो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन प्लांट्स के लिए है, और जो रेट्रोवायरस है वो एनिमल के लिए है, ठीक है। तो सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स। ये करता है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बनाता है, वो नॉर्मल सेल को ट्यूमर में बना देता है, और ये कैंसर सेल में बना देता है। बेटर स्टैंडिंग हटा दे, बस इतना नहीं करना था। तो एनिमल में क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है, और इसमें कौन सा होता है, एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन से निकाला हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड होता है, और टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई की फुल फॉर्म है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम को। जैसे कि आप क्या करते हैं, ये ट्यूमर फिशियम जो टीआई प्लाज्मिड था एग्रोबैक्टीरियम का, वो तो प्लांट के अंदर घुस के वो कर देता है। अभी प्लांट के अंदर घुस सकता है, और रेट्रोवायरस भी एनिमल के अंदर घुस सकता है, तो क्यों ना इनको वेक्टर की तरह यूज़ करें, इनको पैथोजेनिक ना बनाकर इनको अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए होता है वो उसमें ये वेक्टर की तरह इनको काम करवा के और इसको डिलीवर करवा दे प्लांट के अंदर। तो वही कराया, इसको मॉडिफाई करा गया है। तो मॉडिफाई किया इन दोनों को, मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम टीआई प्लाज्मिड हैज़ नाउ बीन मॉडिफाई इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। इसको वेक्टर बना दिया है जो है नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स, जो क्या है नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स, बट इज स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ आर इंटरेस्ट। क्या करती है ये, क्या करती है, नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स है, अब पैथोजेनिक नहीं है, पर क्या करते हैं इसको स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसको वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं अब, क्योंकि ये प्लांट में अंदर घुस सकती है, और प्लांट में घुस सकती है तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर पे बिठाकर इसको हम प्लांट के अंदर भेज सकते हैं, बस वही पे करना है। इंटरवेटिव प्लांट सिमिलरली रेट्रोवायरस ऑल्सो हैव बीन डिसार्म, और रेट्रोवायरस को भी ये कर दिया है, डिसार्म कर दिया है, और ये एनिमल में वेक्टर का काम आता है। इसके अंदर हम बिठाकर जीन ऑफ इंटरेस्ट को एनिमल्स के अंदर भेजते हैं, और नॉट यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल, ठीक है, ये बोल रहा है। अब हमें देखना है जो इको R1 हिंद 1 हिंद 2 बामेचवन साल 1 जो हमने पीछे 8 ये साइट पढ़ी है ना, ये PVR 32 के अंदर जितनी साइट पढ़ी है ये सब रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, क्लोनिंग साइट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये सब समझ ना, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। और ये जो बक यक प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज रेट्रोवायरस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस PVR 32 ये सब क्या है, वेक्टर हैं, वेक्टर ध्यान रखियो, ये सब क्या है, तो वेक्टर हैं, ठीक है ना। और जो बग या और यक होते हैं ना यूज एज वेक्टर इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। जो इसका नाम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यक का नाम है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये क्या होते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा था ना, तो इसमें ये होते हैं बड़े चीज़ों में काम आते हैं। ये और कॉस्मेटिक होता है, PY की पूछा गया था, तो ये क्या होता है, बड़े में काम आते हैं, बिग साइज फॉरेन जीन को यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो वेक्टर चाहिए, तो बहुत बड़ी जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो बड़ा वेक्टर चाहिए, तो बड़े वेक्टर में कौन काम आता है, ये तीनों काम आते हैं, कॉस्मेट बक और यक। पर जो स्मॉल चीज़ों जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजना है तो कौन काम आता है, उसमें काम आता है प्लाज्मिड, ध्यान रखियो कौन काम आता है, प्लाज्मिड। PYQ है कौन सा काम आता है, स्मॉल के लिए कौन सा काम आता है, प्लाज्मिड, और उन तीनों का कौन सा काम आता है, ये बक या कॉस्मेट, ठीक है ना। और जो प्लांट और एनिमल क्या है वो तो होस्ट हैं, ठीक है ना। अब क्या आता है इसके अंदर, अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोटेंट होस्ट के बारे में। देखिए लिखा हुआ है बग और यक का इंसर्ट रेंज ज़्यादा होता है, मींस बहुत लार्ज DNA हो तो उसमें यूज़ करते हैं वेक्टर की तरह, ठीक है ना। बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड का इंसर्शन रेंज कम होता है, तो बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड को कम उसमें यूज़ करते हैं। अब इसे बोल रहे हैं कॉम्पोटेंट होस्ट क्या होते हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट DNA, मतलब वही बात कर रहा है कॉम्पोटेंट होस्ट के बारे में। ध्यान रखिए कॉम्पोटेंट होस्ट के बारे में कहाँ का क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक ER बन सकता है डायरेक्ट, क्योंकि DNA क्या होता है, एक
डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफोबिक नहीं होता है। डीएनए क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मतलब नेगेटिव चार्ज होता है एक तो, और एक हाइड्रोफिलिक होता है। नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट की वजह से। और क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। बस यहाँ पे एयर बनेगा डायरेक्ट, ध्यान रखियो। होस्ट विच इज़ कैपेबल टू टेक डीएनए। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है होस्ट विच इज़ कैपेबल टू टेक डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो ले सके उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। मतलब कॉम्पिटेंट है, लेने के लिए प्रवक्ता है, मतलब ले सकता है। ठीक है, अब इसकी पूरी पूरी बात क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं दिस इज़ डन बाय टीटिंग। तो वो कैसे करते हैं? कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में क्या क्या ले रखा है? कॉम्पिटेंट होस्ट में सब माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन, डिसार्म पैथोजन, और ये वाला आता है हीट शॉक मेथड। ठीक है ना, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर। तो किसी भी कॉम्पोनेंट होस्ट के अंदर डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, क्योंकि अगर किसी में डालना है होस्ट में तो उसकी सेल मेम्ब्रेन तो हाइड्रोफोबिक होती है, और डीएनए तो जो डालना है डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट वो तो हाइड्रोफिलिक है। तो क्या डालते हैं? तो उसे डालते हैं दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन सच एज कैल्शियम which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock and then putting back again on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA as it is line आएगी, ध्यान रखियो। सबसे पहले देखना पड़ेगा डाइवेलेंट कटायन सच एज कैल्शियम। सबसे पहले कौन सा आता है? डाइवेलेंट कटायन कैल्शियम लेते हैं, और उसको क्या लेते हैं? डाइवेलेंट कटायन की क्या लेते हैं? स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेते हैं। पता है नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व करा था। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेते हैं, जो क्या करता है इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर हो जाए बैक्टीरिया के अंदर थ्रू पोर्स इन इट सेल वॉल। मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पोर करके डीएनए हाइड्रोफिलिक नेगेटिव घुस जाए अंदर डाइवेलेंट कटायन की वजह से। देखिए जैसे जो डीएनए होता है ना, डीएनए को करते हैं उस पर बिठाकर कैल्शियम से चिपकाकर आइस पे लगाकर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में हो जाते हैं, फिर पोर्स आते हैं, तो वो फिर क्या कर जाता है? घुस जाता है हीट शॉक करके। तो फिर हमें ये तो करना था, हमें तो अंदर भेजना था उसके। तो वही इसको क्या करते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल को गर्म ठंडा करके ना आइस पे बिठा के फिर गर्म 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके अंदर भेज देते हैं। वही लिखा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर फोल्ड इनटू सच इंग्रेडिएंट सेल, फिर आइस बिठाते हैं, आइस बिठा के 42 डिग्री सेल्सियस पे फिर दोबारा गर्म करते हैं, हीट शॉक मेथड बोलते हैं इसको। और फिर क्या करते हैं? दोबारा फिर पुटिंग देम बैक ऑन आइस। फिर पहले बर्फ में बिठाया, फिर गर्म करा, फिर बर्फ में बिठाया, पुटिंग देम बैक ऑन आइस। दिस इनेबल करता है बैक्टीरिया को टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये करता है इनेबल कर देता है बैक्टीरिया को कि वो डीएनए ले ले। अब फिर आता है सेकंड आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस, ना कि साइटोप्लाज्म। ध्यान रखियो यहाँ पे न्यूक्लियस रखा है, न्यूक्लियस वर्ड ध्यान रखियो, साइटोप्लाज्म नहीं है। ऑफ एन एनिमल सेल। मतलब माइक्रो इंजेक्शन किस में यूज़ करते हैं? देखिए माइक्रो इंजेक्शन में किस में यूज़ करते हैं? एनिमल में यूज़ करते हैं। और जो बायोलिस्टिक जीन गन है वो प्लांट में यूज़ करते हैं। तो उसको याद करके रखेंगे, उसको हमने एम और एम से रख रखा है, एम और एम से। एनिमल में एम और माइक्रो इंजेक्शन का इसका एम माइक्रो का। इसमें करता है माइक्रो इंजेक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में एनिमल सेल के इंजेक्शन के थ्रू। और अनदर मेथड होता है प्लांट्स के लिए, सुटेबल फॉर प्लांट्स, कोटेड विद डीएनए विद अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक या जीन गेन। सॉरी क्या लिखा है? हाँ, फॉर प्लांट्स सेल्स आर बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी देते हैं माइक्रो पार्टिकल्स को, और माइक्रो पार्टिकल्स को गोल्ड और टंगस्टन से कवर कर देते हैं, जिसे बोलते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन। देख क्या होता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है? डीएनए को गोल्ड या टंगस्टन से कर देते हैं। ध्यान रखियो जिंक टंगस्टन नहीं है, गोल्ड और टंगस्टन है। तो गोल्ड और टंगस्टन से कवर करके भेज देते हैं जीन, इसे बोलते हैं जीन गन में। तो जीन गन का जी और पी, बी जी पी जी, मैंने पी जी से रखा है, पी जी से प्लांट सेल का ये, और एम एम का तो वो हो गया, पी जी से हो गया। ठीक है ना। अब क्या होता था? एंड द एक लास्ट मेथड है, एक तो ये हो गया हीट शॉक वाला, फिर माइक्रो इंजेक्शन सेकंड, और बायोलिस्टिक जीन गन थर्ड, और फोर्थ होता था डिसार्म पैथोजन वेक्टर। ये क्या है? लास्ट मेथड है। इसमें करते हैं विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें करते हैं जो वेक्टर्स होता है उसको क्या कर देते हैं? वेक्टर को ही डिसार्म कर देते हैं, मतलब उसको कोई मार मुड़ देते हैं, जिससे क्या कर देते हैं वो आसानी से ले लेता है। विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल सेंटर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये क्या होता है? नॉट डायरेक्ट मेथड होता है फॉर जीन ट्रांसफर। ये कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता, इसे पहले मारना पड़ता है फिर होता है, तो डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है। अब आता था प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या कहता है? ये क्या कहता है? इसमें क्या करते हैं जो तुमने सीखा है, जो रेसिस्टेंस एंजाइम सीखा वो सब
अब तुम कैसे अप्लाई करोगे वो देखेंगे। तो मान के चल हमें कोई चीज़ बनानी है, फिर इसको हम लास्ट में बेचेंगे भी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके फिर हम बाद में बेचेंगे। ठीक है, तो इसके सबसे पहले 2023 में स्टेप्स पूछे थे कि सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, और मैं गलत करके आया था, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट थर्ड पॉइंट था, ना कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए में पढ़ चुका था। तो सबसे पहले क्या होता है तेरा, हाँ, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, फिर फ्रैगमेंट्स करते हैं डीएनए का बाय रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस, फिर ये करते हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, फिर लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, फिर ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल मीडियम ऑफ लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। बताता हूँ क्या करते हैं, देख। सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी चीज़ बनानी है, फिर इसको कल्चर कराएंगे, फिर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं डीएनए का। सबसे पहले तुम जेनेटिक मटेरियल निकालोगे, ढूंढोगे सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर है। तो तुमने डीएनए ढूंढ लिया, फिर डीएनए क्या करोगे, डीएनए के टुकड़े करोगे, किससे, रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस से, इसको तोड़ोगे, काटोगे। तो फ्रेगमेंटेशन करोगे और डीएनए पर रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस या कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ध्यान रखियो एरिटेज वर्ड आएंगे पूरे, पिछली बार देखा था ना आए थे। फिर करोगे तुम सबसे पहले फिर इसको काटोगे, काटने के बाद क्या करोगे, सेपरेशन करोगे उसके डीएनए फ्रैगमेंट्स का। और मैं ये गलती खा गया था, यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए है और यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ध्यान रखियो। तो ये थर्ड पॉइंट है और वो फर्स्ट पॉइंट था। तो क्या करोगे, फिर सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन बाय डीएनए फ्रैगमेंट, और डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट और आइसोलेट कौन करता था, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करता था, जो हम पढ़ चुके हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट निकाल लेंगे। अब उस डीएनए फ्रैगमेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पीसीआर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, उसे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर करेंगे, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लिया, हमने बहुत सारे बना लिए। फिर उस बहुत सारे बनाने के बाद लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, फिर क्या करेंगे, उसको वेक्टर से जोड़ेंगे डीएनए को, क्योंकि हमने डीएनए फ्रैगमेंट बहुत सारे बना लिए हैं। अब उस डीएनए फ्रैगमेंट्स को वेक्टर से जोड़ेंगे, तो लाइगेशन मतलब जोड़ना ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर। फिर करेंगे उसको जोड़ लिया। अब जोड़ के क्या बन गया, वो रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब क्या करेंगे, उसको डीएनए होस्ट में डालेंगे, फिर वो होस्ट में जाके क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, फिर करेंगे, फिर हम उसको करेंगे, फिर ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। फिर फॉरेन जीन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे और फिर बेच देंगे, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, पहले डीएनए ढूंढो, डीएनए के टुकड़े करो। और आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करते हैं, जो सबसे पहला स्टेप है लाइजेज एंजाइम से करते हैं। जो चिल्लिथोनॉल डालते हैं, लाइजेज करते हैं, फंगस की सेलुलेज वो सब डालते हैं ना, प्लांट्स के अंदर सेलुलेज डालेंगे तो उसकी सेल वॉल टूट जाएगी, फिर डीएनए बाहर निकाल लेंगे चिल्लिथोनॉल डाल के, वही सबसे पहला कौन सा होता है, लाइजेज। फिर फ्रैगमेंटेशन करते हैं रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस से, फिर थर्ड सेपरेशन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर एम्प्लीकेशन करते हैं पीसीआर से, जीन की मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, जीन की कॉपी बनने के बाद वेक्टर से जोड़ेंगे। और ये पता है हमने कैसे जोड़ते हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन करके निकाल ले। नहीं क्या बोल रहा है, हाँ। फिर करते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, और पता है हमने क्या करना है, होस्ट के अंदर डालना है। और अभी तो हम पढ़ के आए हैं कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में, और जितने मेथड थे ना इसके, बायोलॉजिक, जीन गन, हीट शॉक वाला, माइक्रो इंजेक्शन, सेलेक्टेबल मार्कर, वो कौन सा पॉइंट में आते हैं, 6 पॉइंट में आता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, क्योंकि हमें होस्ट में डालना है। और कॉम्पिटेंट होस्ट हम पढ़ के आए हैं अभी। फिर ये करेंगे, फिर हम ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल क्या कहता है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या कहता है, क्योंकि देख ये न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल होता है, पता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, 2 होते हैं, डीएनए आरएनए, वही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल तो हमारे 2 ही हैं, डीएनए आरएनए। तो वही बोल रहा है न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि 2 ही होते हैं, डीएनए होगा तो आरएनए होगा, कोई एक्सेप्शन तो है नहीं इसमें जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। मतलब मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटीज़ के अंदर डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। मतलब क्या होता है, मेजर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेसिस्टेंट एंजाइम्स इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। अगर तुमने रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस जो हम सेकंड स्टेप में करते हैं, अगर वो करना है, काटना है, तो पहले क्या होना चाहिए, डीएनए क्या होना चाहिए, फ्री फॉर्म में होना चाहिए। तो अदर मैक्रोमोलिक्यूल सिंस द डीएनए इज इंक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन्स, हाँ डीएनए क्या होता है, मेम्ब्रेन से बंद होता है। तो सबसे पहले तोड़ने के लिए, अगर तुम तोड़ोगे रेंडोशन एंडोन्यूक्लियस से, तो मेम्ब्रेन्स भी टूट जाएंगी, तो उस डीएनए के साथ साथ क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन्स भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले डीएनए को अलग करना पड़ेगा। तो डीएनए को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसे चिल्लिथ्रोनॉल सब डालते हैं, सॉरी चिल्लिथ्रोनॉल नहीं, सेल्यूलोज काइटिनेज लाइसोजाइम से तोड़ते हैं। तो वो लिखा हुआ है, सिंस द डीएनए इंक्लोज इन मेम्ब्रेन वी हैव टू ब्रेक द सेल एंड ओपन टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विद द मैक्रोमोलिक्यूल सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स। ये चारों आ जाएंगे, आरएनए, प्रोटीन और ये पॉलीसेकेराइड और लिपिड भी आ जाएगा। तो इनको अब अलग करना पड़ेगा। तो दिस इज कैन अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरिया सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स सच एज लाइसोजाइम्स फॉर बैक्टीरिया के लिए,
सेलुलोज प्लांट सेल्स के लिए, और एल्गी के लिए भी प्लांट सेल्स सेलुलोज ही होता है, ध्यान रखियो। और कार्टिनेज होता है फंगस के लिए, हम डालेंगे, ये डालेंगे तो क्या करेंगे, कार्टिनेज डालेंगे तो जो फंजाई का तुम ले रहे होगा डीएनए, तो उसकी सेल वॉल को ये डिजाइज कर लेगा। अगर एनिमल सेल का ले रहे हो तो बैक्टीरिया ले रहे हो तो बैक्टीरिया का तो एलाइजाइम कर लेगा। प्लांट सेल का ले रहे हो तो सेलुलोज उसकी सेल वॉल को तोड़ देगा, ठीक है ना। और यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवेंड विद प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन, क्योंकि डीएनए जब इंटरवेंड करता है प्रोटीन के साथ तो उसे बोलते हैं हिस्टोन। मतलब हिस्टोन किसे बोलते हैं, डीएनए इंटरट्वेंड विद प्रोटीन्स उसे बोलते हैं हम, समझ गया ना क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोन बोलते हैं, ठीक है ना। द आरएनए कैन बी रिमूव, अब डीएनए है तो उसके अंदर क्या होगा, आरएनए भी होगा और प्रोटीन्स भी होंगे, तो आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस डाल देते हैं या आरएनए डाल देते हैं, और प्रोटीन को किससे रिमूव कर देते हैं, प्रोटीएस से। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय, अपने आप ही आते हैं। और फिर क्या होता है, डीएनए फ्री फ्रॉम हो जाता है, फिर डीएनए को चिल्ड इथेनॉल डाल के ठंडा हो जाता है, फिर चिल्ड इथेनॉल डाल के निकाल लेते हैं। तो चिल्ड, इसे क्या बोलते हैं, पूरा डीएनए को सेपरेट करना को बोलते हैं स्पूरिंग, और डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मैं पहले ही बताया था तेरे को, ठीक है। तो इसमें करते हैं बैक्टीरिया और एनिमल के लिए लाइजोन डालेंगे, प्लांट और एल्गी के लिए सेलुलोज डालेंगे, फंगस के लिए कार्टिनेज डालेंगे, आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियोस और आरएनए डालेंगे, प्रोटीन के लिए प्रोटीन डालेंगे, फिर प्योरीफाइड डीएनए ऐड इथेनॉल करेंगे, डीएनए टेक्स आउट, ठीक है ना। और ये सब प्रोसेस को बोलते हैं, ये सब रिकॉम्बिनेंट टूल्स के एंजाइम लाइजेज हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए। फिर कर लेंगे स्पूलिंग, लिखेंगे स्पूलिंग वर्ड एनसीईआरटी के इसमें कहीं लिखा हुआ है थ्योरी में, बस यहाँ लिखा हुआ है। फिर सेकंड स्टेप करेंगे हम कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब वही फ्रेगमेंटेशन करेंगे बाय रिसेक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये पढ़ के आ चुके हैं हम कैसे काटते हैं, पता है हमें भी। अब एक लाइन ये बोलता है कि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेजिस्टेंट एंजाइम डाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखियो, और शायद 2024 में आएगी। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लॉय टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेजिस्टेंट एंजाइम डाइजेशन के लिए काम आती है, डाइजेशन के लिए चेक करने के लिए काम आती है। मतलब ये क्या बोल रहे थे, मैं लिख के आया पे यहाँ पे आया था, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वी ऑल्सो चेक प्रोग्रेशन ऑफ डाइजेशन एक्टिविटी ऑफ रेस्टोरेंट, मतलब जैसे देता ना ये कि जो लेन 1 है वो तो अनडाइजेस्टेड होती है, और जो लेन 2 से लेकर 4 होती हैं वो डाइजेस्टेड होती है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी बताता है कि डीएनए डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो टू चेक द डाइजेशन एक्टिविटी ऑफ रेस्टोरेंट एंडोन्यूक्लियस के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कोई डाइजेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, रेस्टोरेंट एंडोन्यूक्लियस ने काटा ही नहीं काटा, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चेक करता है एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन एक्टिविटी, समझ गया ना। तो ये पॉइंट 9 हो गई, बाकी हमें पता ही है, इसे काटेंगे हम डिक्शनरी एंजाइम से, ठीक है ना। और फिर डीएनए क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, हैंस इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, ओके मेरे को पता है एनायन तो नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए, उसको क्या करते हैं, ये तो हमने जो डीएनए जो निकाल लिए हैं, जो उसकी जीन निकाल लिए हैं उसके साथ तो करेंगे, और ये सेम प्रोसेस के साथ करेंगे वेक्टर डीएनए के साथ भी करेंगे, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो करेंगे और फॉरेन डीएनए के साथ, और वेक्टर डीएनए के साथ तो करेंगे, क्योंकि वेक्टर डीएनए के साथ ही तो फॉरेन डीएनए को जोड़ना है, तो उसके साथ भी करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे इसका ज्वाइन वन कर देंगे लाइगेज के साथ, वही बात है वो तो पता ही मेरे को। फिर करेंगे आप आता था थर्ड स्टेप कौन सा था, थर्ड स्टेप फिर कौन सा करेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या करेंगे, लाइगेज वगैरह से जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेपरेट कर लेंगे इसका टुकड़े करके डीएनए फ्रैगमेंट बनाकर। फिर क्या करेंगे, चौथा स्टेप आता था एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर, और पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन या डीएनए इंटरेस्ट सिंथेसाइज, मतलब क्या होता है पीसीआर के अंदर क्या होता है, इसी डीएनए फ्रैगमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है। पॉलीमरेज मतलब मल्टीपल बनाना, डीएनए पॉलीमरेज मतलब मल्टीप्लाई करवाना, टाक पॉलीमरेज मतलब मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, हाँ लैब में होती है भाई हम पीसीआर मशीन लैब में तो होगी, अपने घर में पेट में तो होगी नहीं, इन वीवो तो इन्वर्टर होती हैं। इसमें क्या होता है, यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर लगते हैं, और वो प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर एक स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं रीजन ऑफ डीएनए के, मतलब डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब डीएनए के थर्ड एंड पे जुड़ते हैं, छोटे छोटे से प्राइमर, ये वाले प्राइमर जो होते हैं डीएनए के थर्ड एंड पे जुड़ते हैं, वही लिखा हुआ है। और ये होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और दो सेट्स ऑफ प्राइमर लगते हैं, और एंजाइम लगता है डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करता है थर्मोस्टेबल होता है, जो हीट टेम्परेचर को झेल जाता है, और क्या करता है थर्मोसेक्रेटरी कैसे निकाला गया था, थर्मोस्टेबल होता है, थर्मोलायबल नहीं होता है, ध्यान रखियो थर्मोस्टेबल होता है। क्या होता है, थर्मोस्टेबल होता है, थर्मोलायबल नहीं होता, ठीक है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज एंड द एंजाइम्स क्या करता है, ये करता है जो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स,
और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था टाक पॉलीमरेज का, एक्सटेंड्स प्राइमर ऑन जीनोमिक डीएनए, और वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। एक्सटेंड्स द प्राइमर, प्राइमर को करता है एक्सटेंड करता है, ध्यान रखियो यही इसका फंक्शन है। प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। फिर क्या होता है, इफ़ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, अगर इस प्रोसेस को मैनी टाइम्स रिपीट करें तो द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाई मैक्रोटली, 1 बिलियन टाइम्स हो जाता है अगर हम 30 बार साइकिल को रिपीट करें। तो कितनी कॉपी बन जाएंगी, 1 बिलियन कॉपी बनती है, ध्यान रखियो 1 मिलियन नहीं बनती, 1 बिलियन बस। ये क्वेश्चन पूछता है कितनी बनेंगी, 1 बिलियन बनेगी। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। ध्यान रखियो पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इस पर पूछता है, चिल्ड्रेनॉल और इस पर थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया था, थ्यूरोजेनेसिस से निकाला गया था, ध्यान रखियो। थर्मस एक्वेटिकस से क्या निकाला था, थर्मोस्टेबल टाक पॉलीमरेज निकाला गया था, विच रिमेन क्या होता है, जो रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर भी झेल जाता है, मतलब थर्मोस्टेबल होता है। इंड्यूस डीनेचुरेशन और डबल स्टैंडर्ड डीएनए द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट नॉट कैन बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। ये क्या है, पीसीआर मशीन है। इस पीसीआर मशीन के अंदर क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। इसको हमने याद रखा है दाई से, डाई दाई डाई दाई दाई दाई, ध्यान रखियो। पूरा ऑर्डर पूछता है, एक बार पीवाईक्यू में ऑर्डर पूछ लेता तो सबसे पहले ऑर्डर डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं डीनेचुरेशन में क्या होता है, देख ये क्या होता है, हम डीएनए लेते हैं, और डीएनए लेते हैं तो डीएनए का लेंगे, डीएनए से सबसे पहले डीएनए करेंगे तो क्या करेंगे, डीएनए में डीनेचुरेशन करेंगे, ब्रेक करेंगे। डीनेचुरेशन मतलब तोड़ना, डीनेचुरेशन करना, डीनेचर करना। तो ब्रेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए को अलग अलग करेंगे तो डीएनए अलग अलग हो जाएंगे। देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, पर हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, इसको हीट करके तोड़ते हैं पीसीआर के अंदर। और चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं कौन, हेलिकेज तोड़ता है, पर यहाँ पे पीसीआर में हीट तोड़ता है, ध्यान रखियो। इस पर पीवाईक्यू पूछा गया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ेगा डीनेचुरेशन में, हेलिकेज तोड़ेगा या हाई टेम्परेचर तोड़ेगा, तो वो हाई टेम्परेचर तोड़ता है। अब क्या होता है तेरा, डीनेचुरेशन करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस पे बेक करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर मैं बताता हूँ उनको, 95 पे डीनेचुरेशन, एनिलिंग 55 पे और एक्सटेंशन 72 पे। मतलब सबसे पहले क्या होता है, ज़्यादा कम ज़्यादा, ज़्यादा कम ज़्यादा, ज़्यादा कम ज़्यादा, ज़्यादा कम ज़्यादा, ठीक है ना। टेम्परेचर मैंने बता दिया तेरे को। हाई टेम्परेचर पे तोड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर करते हैं एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग मतलब जोड़ना, मतलब क्या करते हैं, 2 प्राइमर को जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ 2 प्राइमर को जोड़ते हैं। और ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर हमेशा 3 एंड्स पर जोड़ते हैं। और ये प्राइमर्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, प्राइमर क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, या छोटे छोटे 3 एंड पर जुड़ते हैं, ठीक है ना। अब यहीं से क्या हो जाएगा, यहाँ से अभी क्या करेंगे, मल्टी यहाँ पे जुड़ते जाएंगे और यहाँ पे कॉपी बनाते जाएंगे, लंबा लंबा करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बन जाएंगी, फिर 2 को अलग कर देंगे 4, और ये जाएंगी 2 की 2, फिर इन 2 से 4, इन 2 से 4, ये ऐसे आगे चलती जाएगी, ये बनाता रहेगा, ये जैसे लाल लाल बनता रहेगा। फिर ये जगह अलग हो जाएगा, 2 बन जाएंगी और इसकी 2 बन जाएंगी, फिर उस 2 की उस 2 4 बन जाएंगी, फिर उस 4 की उन 4 बन जाएंगी, ठीक है ना। फिर इसमें होता है 2 प्राइमर का जुड़ना होता है। फिर एक्सटेंशन में क्या होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाना होता है, ठीक है ना। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज और टाक पॉलीमरेज डालते हैं। मतलब डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे यूज़ हुआ है, और टाक पॉलीमरेज और जो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कहाँ पे यूज़ हुआ है, थर्ड स्टेप में लगता है, या बिटवीन सेकंड या थर्ड स्टेप में बीच में लगता है, ठीक है ना। फिर क्या पूछता है, इसके अंदर 2 प्राइमर लगे हैं, टाक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज लगा है, और क्या लगा है, न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं यूज इन पीसीआर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हीट दिया, हीट के बाद ये अनिलिंग कराया, फिर ये कराया। फिर क्या होता है, 30 साइकिल्स रिपीट करने के बाद कितनी कॉपी बन जाती है, 1 बिलियन कॉपी बनती है। कितनी, 1 बिलियन कॉपी बनती है। और पीसीआर को क्या बोलते हैं, थर्मल साइकिलरी बोलते हैं, वो थर्मल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और डीएनए पॉलीमरेज, टाक पॉलीमरेज थर्ड स्टेप में यूज़ करते हैं। और हमें डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड भी चाहिए होंगे, अब प्राइमर चाहिए तो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड भी चाहिए होंगे, मतलब 2 कॉपी कैसे बनेगी, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड भी चाहिए होंगे ना, ध्यान रखियो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड भी चाहिए होते हैं। 2 साइड्स ऑफ प्राइमर चाहिए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, जो मल्टीप्लाई कौन कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज कराएगा। डीएनटीपी मतलब डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए, डीएनपी चाहिए, एमजीसी आयन भी काम आता है इनका। और डीएनए सैंपल मतलब वही डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी चाहिए। फिर आता था इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब क्या करेंगे, होस्ट में डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हमने यहाँ पे बना लिया बहुत सारे, अब उसको होस्ट में क्या डालेंगे, वही होस्ट में क्या डालते हैं, कॉम्पोनेंट होस्ट हम पढ़ के आए हुए हैं। कॉम्पोनेंट होस्ट में क्या डालते हैं, माइक्रो इंजेक्शन डालते हैं, सेलेक्टिव मार्कर डालते हैं, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को निकालेंगे। अब क्या करेंगे, फॉरेन जीन को कब करेंगे, अब वो क्या करेंगे, अब वो मल्टीप्लाई करेंगे लार्ज स्केल में। अब हमने सैंपल तो निकाल लिया,
आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे लार्ज स्केल में, किसमें, लार्ज स्केल में वर्ड आएगा तो बायो रिएक्टर का होगा। चैप्टर 2 से अगर 12 से चैप्टर सवाल आया तो वो कौन सा है, बायो रिएक्टर है, फर्मेंटर नहीं है, बायो रिएक्टर है और लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल बायो रिएक्टर लार्ज स्केल। पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछता है बायो रिएक्टर और लार्ज स्केल, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वाटर एंड ट्रांसफर इट टू अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल सेल्स, एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाई जाते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज अल्टीमेट एम क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। और यहाँ पे ध्यान रखियो लास्ट पेज पे प्रोटीन की बात करी गई है, प्रोटीन की बात हुई है। तो क्या होता है अल्टीमेट एम, क्या होता है अल्टीमेट एम होता है टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन, ना कि डिजायरेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डिजायरेबल प्रोटीन हमारा एम होता है, अल्टीमेट हमें डिजायरेबल प्रोटीन बनानी होती है, क्योंकि हम प्रोटीन ही तो देखते हैं, हम प्रोटीन ही तो देखेंगे, प्रोटीन के डब्बे बना रहे हैं ना हम, तो प्रोटीन देखेंगे। हमने क्या करा है, हमने इसके अंदर प्रोटीन के डब्बे बनाए हैं, तो प्रोटीन बेचते हैं। तो डिजायरेबल प्रोटीन हमारा अल्टीमेट एम होता है। हैंस देयर इज अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस। हाँ एक्सप्रेस करना चाहिए डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि डीएनए एक्सप्रेस करेगा तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो हमें तो अल्टीमेट प्रोटीन बनाना ना, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। The foreign gene gets expressed under appropriate condition. The expression of foreign genes in host cells involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest, having optimized the condition to induce the expression of target protein, one has to consider producing it on a large scale. Large scale में produce करेंगे, पता है। Can think of any reason why there is a need for large scale production? अबे हाँ large scale में बेचेगा, थोड़ा थोड़ा बेचना, पैसे ज़्यादा कमाना है इसलिए हमें large scale में बेचना है। If any protein, अभी ये लाइन देखिए पूरी एडिटिव पे आके पूछी गई थी। If any protein encoding gene is expressed in heterologous host, तो उसे क्या बोलेंगे, इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। इफ़ एनी प्रोटीन इनकोड हो रही है हेटेरोलोगस होस्ट में, से बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ना कि इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ध्यान रखियो पीवाईक्यू में आ रखी थी 2012 का पीवाईक्यू था। एनी प्रोटीन एक्सप्रेस इन हेटेरोलोगस होस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। The cells harboring clone genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The culture may be used for extracting the desired food and then purifying it using different separation techniques. मतलब पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले करते हैं इस इतने लाइन में बोल रखा है इसने कि सबसे पहले इसको स्मॉल स्केल में देखते हैं कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, फिर इसको देखते हैं कि लार्ज, फिर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं लार्ज स्केल में। सबसे पहले हम स्मॉल स्केल में देखते हैं कि हाँ सही प्रोडक्ट बना है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, फिर इसको लार्ज स्केल में कराते हैं। तो पहले हम स्मॉल स्केल में करके देखते हैं, फिर लार्ज स्केल में करते हैं, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। द सेल्स कैन ऑल्सो भी मल्टीप्लाई इन अ कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम। क्या करते हैं, सेल्स को करते हैं ऑल्सो मल्टीप्लाई कराते हैं कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में, वेयर इन द यूज मीडियम इज ड्रेन आउट वन साइड विद वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन सेल्स। मतलब वही कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में क्या होता है, एक साइड से हम डालते हैं मीडियम और एक साइड से कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड एंड फ्रेशली मीडियम ऐड करते हैं फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली। एक साइड से हम निकालते जाते हैं और एक साइड से फ्रेशली मीडियम डालते जाते हैं ताकि मेंटेन रहे फिजियोलॉजिकली एक्टिव मोस्ट लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल। तो क्या होता है, हमें पीवाईक्यू पूछा गया था कि जो बायोरिएक्टर्स के अंदर होते हैं, बायोरिएक्टर में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, पता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो एस ग्राफ आता था, एस ग्राफ वाला पहले तो ऐसे उड़ते फिर एस ग्राफ बन जाता है। तो वही एक्टिव या लॉग एक्सपोनेंशियल फेज आता है बायोरिएक्टर के अंदर, ऐसी ग्रोथ होती है एकदम से, फिर ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव ग्रोथ होती है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, ना कि डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ध्यान रखियो हम प्रोटीन बना रहे हैं, हम प्रोटीन के डब्बे बना रहे हैं, प्रोटीन के डब्बे। इस पेज से प्रोटीन के डब्बे बनने चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था अल्टीमेट एम क्या है, प्रोटीन बनाना। फिर बात करी इसने प्रोटीन हेटेरोलोगस लोस में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन और यहाँ पे भी इसने प्रोटीन कर दिया। और ये प्रोटीन तो पीवाईक्यू पूछा गया था, हाई यील्ड ऑफ डिजायर प्रोटीन, ना कि हाई यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना रहे हम, तो प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रीशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। स्मॉल तो बनाते ही नहीं है, तो टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज के लिए हमने क्या करा, बायोरिएक्टर्स। बस ये दो वर्ड पे क्वेश्चन आता है, लार्ज क्वांटिटी बायोरिएक्टर, ठीक है ना। वेयर एज लार्ज वॉल्यूम कितना हो सकता है, 100 लीटर से 1000 लीटर होता है ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस वॉज रिक्वायर्ड। थर्स बायोरिएक्टर कैन बी थॉट एज अ वेसल यूज करते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल क्या करता है, बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देता है इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन सा होता है, इंडिविजुअल एंजाइम्स होते हैं यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। A bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition। क्या बोल रहा है ये, a bioreactor provides optimal condition for achieving the desired product by providing optimal growth condition। optimum condition देते हैं तभी ज़्यादा optimum result आते हैं। तो उसमें क्या क्या डालते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, pH कंट्रोलर होता है, सबस्ट्रेट का करता है, सॉल्ट डालते हैं, विटामिन डालते हैं, ऑक्सीजन भी डालते हैं। तो ये सातों डालते हैं, ठीक है ना, ये डालते हैं, ये बता रहा है। फिर जो मोस्टली कॉमन यूज बायोरिएक्टर है वो कौन सा है, स्टीयरिंग टाइप है। मतलब स्टीयरिंग टाइप मतलब घुमाने वाला। ये दोनों कौन से हैं, स्टीयरिंग टाइप रिएक्टर हैं। और ये क्या है, सिंपल स्ट्रेट
टैंक बायोरिएक्टर है, और ये कौन सा है, स्पार्ज स्ट्रिंग बायोटैक रिएक्टर है, ठीक है ना। तो स्टीयरिंग टाइप मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। अब देख इसके अंदर क्या है, सिंपल स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर क्या कहता है, इसका क्या होता है, कर्व बेस होता है। यहाँ देखिए कर्व बेस की बात हो रही है और सिलेंड्रिकल की बात हो रही है। कर्व बेस और सिलेंड्रिकल क्यों होता है वो, क्योंकि क्या कर चुके हैं, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होता है। जैसे कि तुमने देखा कढ़ाई क्या होते हैं, ऐसे कर्व बना जाती हैं, ताकि तो चाउमीन में ऐसे डालें तो अच्छे से हिला पाए, ऐसे चाउमीन बिना, तभी तो कढ़ाई से बनाती है, तभी तो चाउमीन ढंग से मिक्स हो पाए। तो कर्व बेस किस लिए है, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो। देखिए ये क्या है, बायोरिएक्टर है, इसके अंदर क्या हमने ये सब डाल दिया, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सब सॉल्ट, विटामिन डाल दिए हैं। अब इसे काटने के लिए कौन सा है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, और कल्चर बहुत है जो न्यूट्रिशन भरा हुआ है, तो काटेंगे फिर फॉर्म बनेगा। और देख इसको ना 3/4 ही भर रखा है, ऊपर तक नहीं भराएगा, क्योंकि जब घूमेगा ना तो फॉर्म बनेगा, और इस फॉर्म बनेगा तो वो ऊपर तक भर जाएगा, और इस फॉर्म को तोड़ने के लिए फॉर्म ब्रेकर होता है। तो इसमें फिर क्या करना जाएगा तेरा, फिर प्रोटीन के डब्बे का पाउडर बन जाएगा, फिर तो उसको निकाल के डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके भेज दियो। और इसमें क्या होता है, एसिड बेसिस के लिए, दोनों के लिए होता है। फॉर पीएच कंट्रोल किसके लिए है, दोनों के लिए, ध्यान रखियो, सिर्फ एसिड के लिए नहीं है। अगर एसिड ज़्यादा जाएगा तो उसके लिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, बेस ज़्यादा जाएगा तो उसके लिए भी कंट्रोल होता है। और स्टीम फॉर स्टेरिलेशन, और इसमें करते हैं स्टेराइल एयर, मतलब प्योर एयर डालते हैं जो कंटेमिनेशन फ्री होती है। स्टेराइल मतलब ही क्या होता है, कंटेमिनेशन फ्री होता है, स्टेराइल का मतलब ही। और जहाँ भी आए मतलब क्या होता है, कंटेमिनेशन फ्री, स्टेराइल मतलब कंटेमिनेशन फ्री। ध्यान रखियो, 2021 में पीआई पूछा गया था ना, जो हेल्थ एंड डिजीज से पूछा गया था, फंस गया था तू, ठीक है ना। तो ये इतना बोल रहा है। और एक होता है जरा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट टैंक रिएक्टर यूजुअली सिलिंड्रिकल होता है और कर्व बेस होता है, टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, मतलब प्रॉपर फॉर प्रॉपर मिक्सिंग, टू फैसिलिटेट मिक्सिंग कर सके, समझा ना। और क्या बोल रहा है, द स्टेरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग द ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ये तो पीवाई की पूछा गया था, ऑक्सीजन एबिलिटी, स्टेरर फैसिलिटी करता है ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। पीवाई की तो देखा होगा, पीवाई की सॉल्व करते हैं ना तो ये क्वेश्चन मिलेगा। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द बैटर, एयर भी बबल होती रहती है। इफ़ यू लिख द फिगर क्लोजली यू विल सी बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के पास क्या होता है, बायोरिएक्टर के पास क्या होते हैं, 6 चीज़ें होती है। एक तो एजिटेटर सिस्टम होता है, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, और एक सैम्पलिंग पोर्ट होता है। सैम्पलिंग मोड मतलब एक छोटी सी टोटी लगाते हैं, जिससे छोटा सैंपल निकाल के चेक कर लेते हैं कि वो कैसा बन रहा है। तो सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विदड्रॉन, ठीक है ना। तो ये बस इतना बता रखा है इसने। और स्टेट टैंक रिएक्टर सिलेंड्रिकल कर्व बेस और ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ध्यान रखियो, इसलिए हम स्टेट टैंक यूज़ करते हैं। फिर एक होता है तेरा स्पार्ज स्टेट बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इतना वर्ड ध्यान रखियो, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज सरफेस एरिया और इंक्रीज द ऑक्सीजन। यहाँ पे बबल्स की बात करी गई है, जबकि यहाँ पे बबल्स की बात नहीं करी गई है, और यहाँ पे इंक्रीज सरफेस एरिया की बात करी गई है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया वर्ड दिख जाए तो स्पार्ज्ड वाला मार दियो, सिंपल नहीं, स्पार्ज्ड वाला मार दियो। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, वही सेम इसके अंदर भी होता है ना, वो भी सेम इसके अंदर ही होता है, सेम कंडीशन होती है, सिंपल स्ट्रेट रैंक वाली। बट इसमें क्या होता है तेरा, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया, और बबल्स ड्रामेस्टिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, बबल्स ग्रो करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर करते हैं, अब क्या करते हैं, फिर इसमें वो आ गया था, अब इसमें प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर अपना प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर अपना प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो वही प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या कहती है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन वर्ड। सबसे पहले ध्यान रखियो, डाउन स्ट्रीम का सबसे पहले नाम, 2 वर्ड, सबसे पहले एक ही इन 2 वर्ड का क्वेश्चन आएगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, ठीक है ना। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज, मतलब ये कौन सा है, स्टेप 8 है। तो इससे पहले जितने भी स्टेप 1 से लेकर 7 तक थे, ये जो पूरे 7 स्टेप थे वो कौन से थे, ये पूरे 7 स्टेप कौन से हैं, यहाँ तक ऑब्टेन जीन प्रोडक्ट बनता है, ये सब क्या है, बायोसिंथेटिक फेज है। इसके बाद आता है जरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, बायोसिंथेटिक स्टेज नहीं होता है, वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में स्टेंट्रीफ्यूगेशन भी आता है, पर बायोसिंथेसिस नहीं आता है, क्योंकि बायोसिंथेटिक तो स्टेप 1 से स्टेप 7 से, वही लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। तो बायोसिंथेसिस तो ऊपर 7 स्टेप वाले हैं, एक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं आता। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग। बिफोर मार्केटिंग बेचने से पहले क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। वही ये पे पूछा गया था, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन वर्ड आ गया, देख लिया। ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग से कौन करते हैं, ये करते हैं। और सेपरेशन प्योरिफिकेशन से भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना। और क्या पूछता है इसके अंदर, इन्वॉल्व सेपरेशन प्योरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन भी है, एक्सप्रेशन नहीं होता। प्रिजर्वेशन क्या है, प्रिजर्वेशन तो क्या लिखा हुआ है, बताता हूँ क्या होता है। प्रिजर्वेशन होता है, सेपरेशन होता है, प्योरिफिकेशन होता है, एक्सप्रेशन नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी होता है, बायोसिंथेसिस नहीं होता है, एक्सप्रेशन और बायोसिंथेसिस नहीं होता है, बाकी सब होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस की तरह निकालते हैं बिफोर इट रेडी फॉर मार्केटिंग एज फिनिश्ड।
इसमें क्या होता है एज अ प्रोडक्ट। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन विच आर करेक्टली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सही बात है। द प्रोसेस हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव। फिर कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं इसके अंदर, कि मतलब कुछ प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरग्रो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स ओनली। ओनली तो नहीं लिखा है, पर क्लिनिकल ट्रायल भी लेते हैं कि प्रोडक्ट सही बनाए नहीं बनाए, वो क्लिनिकल ट्रायल किस में लेते हैं, ड्रग्स के केस में लेते हैं। ध्यान रखियो कि ड्रग्स के केस में क्लिनिकल ट्रायल लिया हुआ है। और क्या होता है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी कर जाती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। क्योंकि देख, अगर 4 कंपनी इंसुलिन बना रही है तो 4 कंपनी के अंदर जो स्टेप 1 से स्टेप्स आते हैं वो तो कॉमन रहेंगे, पर जो 8वां स्टेप होता है ना डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और कंपनी टू कंपनी। वही लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ध्यान रखियो, अगर बोलेगा फ्रॉम वेरिंग टू प्रोडक्ट तो वो स्टेप 8 जाएगा। कौन सा जाएगा, स्टेप 8 में जाएगा। और ये कौन सा होगा, बायोसिंथेटिक फेज होगा स्टेप 1 से स्टेप 7। ठीक है ना। तो जैसे कि ये वेरी क्यों करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि जो लास्ट प्लेस होता है ना, सेपरेशन का तरीका किसी का अलग होता है, प्योरीफिकेशन करने का अलग तरीका किसी अलग का होता है, प्रिजर्वेशन करने का अलग तरीका होता है, कंट्रोल टेस्टिंग करने का अलग होता है, पैकिंग करने का तरीका अलग होता है। इसलिए क्या कहा जाता है, वेरी कर जाता है प्रोडक्ट। कौन से, लास्ट स्टेप में। बाकी अगर कोई दवाई बना रहा है या प्रोटीन बना रहा है या इंसुलिन बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो स्टेप 1 से स्टेप 7 तो कॉमन रहेगा। बस लास्ट स्टेप में दिक्कत आ जाती है, तभी तो कंपनियाँ महंगी और वो जाती है, वरना सारी इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम सेपरेशन प्योरिफिकेशन प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल इन ड्रग्स डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है ना। बस खत्म। और क्या था, चैप्टर खत्म, 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 चैप्टर खत्म। और ये तो आएगा नहीं अब पेज पे। ठीक है ना, खत्म।